हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए क्लासरूम में एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 का चैप्टर 4 हम इस चैप्टर की 8 क्लास कर चुके हैं और पिछली क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स पूरे कंप्लीट तरीके से कर लिए हैं इस चैप्टर के, जो है यूरोपीय संघ वाला टॉपिक, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ये टॉपिक भी हम कर चुके हैं जो कि आसियान वाला है। इसके बारे में हमने पूरी डिटेल में सब कुछ जाना है, सब कुछ पढ़ा है। उसके बाद हमने एक और टॉपिक चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया है। जो पिछली 8 नंबर की जो क्लास थी उसमें हमने ये पूरा कर लिया है। आज की जो क्लास है इसमें हम चीन के साथ भारत के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उसको भी देखें, वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। उसमें मैंने हर एक चीज़ को पूरी डिटेल के साथ समझाया हुआ है। तो चलो आज की इस वाली क्लास को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भारत चीन के संबंध को हमको समझना है। अब जब आप इस टॉपिक को जब आप अपनी बुक में पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। कुछ चीज़ें आगे, कुछ चीज़ें पीछे हैं। तो मैंने इस टॉपिक को 2 कैटेगरी में बांट दिया है। भारत चीन संबंध को मैंने बांटा है पहले तो सकारात्मक संबंध, यानी कि भारत और चीन के साथ अच्छे संबंध को समझाऊंगा, जिसको कि मैंने 3 पार्ट में और इसको बांट दिया है। स्वतंत्रता के पूर्व के संबंध, स्वतंत्रता के बाद के संबंध और वर्तमान में उनके आपस में क्या संबंध है ये। और ये इन तीनों जो पार्ट मैंने 3 पार्ट जो मैंने बांटे हैं, इनमें हम सिर्फ इसके सकारात्मक संबंध को पढ़ेंगे, ना कि इसके बुरे संबंध, नकारात्मक संबंध को हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो इस क्लास की यानी कि इस चैप्टर की बिल्कुल आखिरी वीडियो होगी, इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा जिसमें हम नकारात्मक संबंध को पूरा करेंगे। तो आज की इस वाली क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना भारत और चीन के बीच में जो सकारात्मक संबंध है ये। तो सबसे पहले स्वतंत्रता पूर्व के संबंध कैसे थे भारत और चीन के आपस में। अब स्वतंत्रता किस चीज़ की स्वतंत्रता, मतलब कौन कौन स्वतंत्र हुआ था। तो स्वतंत्र यहाँ 2 देश हुए थे, चीन भी हुआ था और भारत भी हुआ था। इनके स्वतंत्र होने का जो काल था यानी कि जो टाइम था वो ज़्यादा लंबा नहीं था, दोनों का आसपास ही था। मतलब ये आसपास ही ये स्वतंत्र हुए थे। जिस तरह से हमें पता है कि चीन कब स्वतंत्र हुआ था, ये हुआ था 1949 के अंदर, और भारत कब हुआ था 1947 में, ठीक है। तो ज़्यादा अंतर नहीं है इनके स्वतंत्र होने में। तो स्वतंत्र जब हुए उससे पहले किस तरह के इसके संबंध थे वो समझना है। इसके लिए पहली बात तो समझो ये क्या समझना है इसमें कि पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले चीन और भारत एशिया के महाशक्ति थे। यानी कि पश्चिमी साम्राज्य किसको बोला गया, अमेरिका, USA, यानी कि जो महाशक्ति बना पश्चिमी साम्राज्यवाद, जब ये महाशक्ति बना उससे पहले चीन और जो भारत थे ये क्या थे, एशिया के अंदर महाशक्ति बने हुए थे। जो अभी अमेरिका महाशक्ति बना हुआ है, पश्चिमी साम्राज्य महाशक्ति बना हुआ है, उसी तरीके से ये उनके महाशक्ति बनने से पहले ये दोनों यानी कि भारत और चीन एशिया के अंदर महाशक्ति थे। पहली चीज़ तो ये हमने समझी। अब इसके आगे और क्या समझना है कि जो चीन है और भारत है, दोनों का अपना आपस के इलाके पर क्या था, प्रभाव था। मतलब इनका दबदबा हुआ करता था अपने आसपास के इलाके में। कब होता था ये था इनके स्वतंत्र होने से पहले। और स्वतंत्र होने से पहले मतलब ये क्या थे, किसी न किसी देश के यानी किसी न किसी महाशक्ति के गुलाम थे, उनके उपनिवेश के अंदर ये आते थे। तो जब ये स्वतंत्र हुए उनसे पहले की ये कहानी है कि राजनीतिक रूप से भी इनका दबदबा था अपने आसपास के इलाकों पर, और आर्थिक रूप से भी दबदबा था, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी इनका दबदबा अपने इलाके पर था, ठीक है। अब देखो होता यह है कि 2 जब महाशक्तियाँ बनती है, जैसे कि हमने पढ़ा है USA और USSR के बारे में कि ये 2 महाशक्तियाँ थी विश्व के अंदर। तो इन्होंने अपनी USA चाहता था कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँ, यानी कि मैं अकेला बन जाऊँ जो महाशक्ति हो। इसी तरह से सोवियत संघ चाहता था कि खाली मैं ही सबसे ज़्यादा ताकतवर रहूँ और कोई भी मेरे सामने ना टिक सके। तो ये हमेशा ऐसा होता है जब 2 महाशक्ति, 2 ताकतवर जो शक्तियाँ होती हैं वो आपस में जब आती हैं, तब ये आमने सामने जब आती है तो ऐसा होता है। मगर इनके साथ ऐसा नहीं था। भारत चीन दोनों अपने अपने इलाके में इनका दबदबा था, लेकिन ये आपस में कभी भी नहीं टकराए थे। यही हमको समझना है कि यही संबंध क्या था, इनके स्वतंत्रता पूर्व के संबंध थे। दोनों का क्या था, एशिया के अंदर महाशक्ति के रूप में थे एक तरीके से पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले, और दोनों का अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना प्रभाव था, लेकिन फिर भी आपस में कोई भी टकराव नहीं था। यानी कि ये अच्छा संबंध है दोनों का, ठीक है। तो इसके बाद क्या है,
अब हम ये देख लेते हैं कि चीन का प्रभाव किस तरीके से था और फिर भारत का प्रभाव किस तरीके से था अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में। अपने क्षेत्र यानी कि जो इसके आसपास के जो देश हैं उनके साथ इनका किस तरीके से प्रभाव था। तो पहला है चीन का प्रभाव कैसे था। चीन का प्रभाव ये था कि अपने उसके जो आसपास के जो छोटे देश यानी कि इसके प्रभुत्व को मानते थे। मतलब ये मानते थे कि चीन ताकतवर देश है, उसके प्रभाव के अंदर रहना चाहिए, उसके प्रभुत्व के अंदर हमको रहना चाहिए। ये जो थे इसी वजह से क्या था, चीन का प्रभाव उन छोटे देशों के ऊपर था। दूसरी बात क्या, चीन का प्रभाव किस तरीके से था, ये था चीन को नजराना देकर वो चैन से रहते थे। मतलब जिस समय में चीन बाकी महाशक्तियों के उपनिवेश में था, तो उस समय में जो उपनिवेश चीन के ऊपर शासन करते थे, जो उपनिवेशक चीन के ऊपर शासन करते थे, वो क्या करते थे कि अपने आसपास के देश यानी कि चीन के जो आसपास में जो देश थे उनसे नजराना लेते थे। मतलब टैक्स के तौर पर कुछ ना कुछ लेते थे ताकि उन्हें वो नुकसान ना पहुंचाए, उन पर वो हमला ना करे, उन पर अपना उपनिवेश स्थापित ना करे। तो इस तरीके से चीन का प्रभाव बना हुआ था अपने आसपास के इलाके पर। तीसरी बात क्या, चीन राजवंशों के समय मंगोल, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाके और तिब्बत चीन के अधीन थे। मतलब क्या था, चीन के अधीन कौन कौन था उस समय में स्वतंत्रता पूर्व से पहले। यानी कि हमको दबदबा जानना है कि चीन का जो प्रभाव था उसका दबदबा था किस किस इलाके पर पड़ा हुआ था। तो मंगोल पर था, कोरिया के ऊपर भी इसका प्रभाव था, हिंद चीन यानी कि हिंदुस्तान और चीन का कुछ भाग था उसके ऊपर भी इसका प्रभाव था, और तिब्बत का कुछ एरिया है उसके ऊपर क्या था, चीन का प्रभाव था। चीन के अधीन थे ये सब के सब। तो इस तरीके से हमने जाना कि चीन का प्रभाव था। चीन बहुत शक्तिशाली देश था कब, स्वतंत्रता पूर्व। अब हम जानेंगे कि भारत का क्या प्रभाव था, भारत किस तरीके से ताकतवर देश था उस समय में। तो भारत का प्रभाव, उसका दबदबा क्या था कि भारत के अनेक राजवंशों का और साम्राज्यों का प्रभाव अपने राज्य के बाहर भी था। यानी कि भारत के अंदर स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेज़ों के यानी कि इंग्लैंड के उपनिवेश कर लेने से पहले, यानी कि अंग्रेज़ों के शासन से पहले यहाँ पर क्या था, बहुत सारे राजवंशों का यहाँ पर राज हुआ करता था और बहुत सारे साम्राज्यों का भी यहाँ पर शासन हुआ है। तो इन राजवंशों का और साम्राज्यों का भी जो प्रभाव था भारत के बाहर के क्षेत्र में, भारत की सीमा के क्षेत्र के बाहर भी इनका प्रभाव था। तो अभी हमने जाना क्या कि भारत का प्रभाव अपने इलाके पर है, अपने इलाके में आसपास में है। चीन का प्रभाव भी अपने आसपास के इलाके पर है, लेकिन क्या है, इनके आपस में दोनों महाशक्तियों के, जो उस समय में एशिया की महाशक्तियाँ कहलाती थी, तो दोनों में आपस में कोई भी टकराव नहीं था। यानी कि ये एक अच्छा संबंध था दोनों के बीच में, किसको लेकर कि स्वतंत्रता पूर्व इनके बीच में किसी भी तरह का कोई टकराव नहीं था। पहली चीज़ तो ये हमने ये जाना कि स्वतंत्रता के पूर्व यानी स्वतंत्रता होने से पहले, स्वतंत्र होने से पहले, आज़ादी मिलने से पहले चीन और भारत के बीच में क्या संबंध थे, ये हमने जाना। अब क्या देखेंगे कि स्वतंत्र होने के बाद, यानी कि जब भारत भी आज़ाद हो गया और कुछ समय के बाद चीन भी आज़ाद हो गया, उसके बाद इनकी जो संबंध थे उसमें किस तरह के अच्छे संबंध देखने को मिले। तो पहली चीज़ क्या है, पहली बात यह है कि 1947 में क्या हुआ, भारत, और 1949 में यानी कि 1949 में चीन क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। किससे स्वतंत्र हुआ, भारत हुआ अंग्रेज़ों से स्वतंत्र। और जो चीन है इसके ऊपर बहुत सारी विदेशी शक्तियों का अलग अलग टाइम पर कुछ समय के बाद हमेशा उपनिवेश रहा। तो उनकी लिस्ट यहाँ पर नहीं बतानी है, खाली ये है क्या कि विदेशी शक्तियों से, यानी कि चीन के बाहर की शक्तियाँ आकर यहाँ पर इनके ऊपर उपनिवेश स्थापित किया हुआ था चीन पे। तो चीन भी उनसे क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया 1949 के अंदर। जब स्वतंत्र हो गया तो उम्मीद ये की जा रही थी क्या कि दोनों देश मिलकर, दोनों देश मतलब कौन, भारत और चीन, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, एशिया के भविष्य को तय करेंगे। क्यों ऐसा माना जा रहा था, ये उम्मीद क्यों की जा रही थी, ये ऐसी उम्मीद इसलिए थी कि स्वतंत्रता से पहले दोनों आपस में क्या थे, महाशक्ति थे एक तरीके से एशिया के अंदर। तो अब ये उम्मीद की जा रही थी कि एशिया की जो भविष्य है, यानी कि एशिया जो होगा एक ताकतवर महाद्वीप बन जाएगा। तो ये उम्मीद इन दोनों से की जा रही थी। इसी वजह से कुछ समय के लिए क्या हुआ कि हिंदी चीनी भाई भाई का भी नारा प्रसिद्ध हुआ कि हिंदुस्तान की जो जितनी भी जनता है और चीन की जितनी भी जनता है वो सब आपस में क्या है, भाई भाई हैं। तो ये नारा भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। मगर कुछ समय के बाद इसमें क्या हुआ, नकारात्मकता देखने को मिली, जो कि नकारात्मक संबंध के अंदर आता है। इसलिए मैं यहाँ पर उसको नहीं बताऊँगा। वो नकारात्मक संबंध को, जो भारत और चीन के बीच के जो संबंध नकारात्मक संबंध है, उनको जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं बताऊँगा आपको। तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे क्या नाम है संघर्ष हुए, वो सब हमको जानना है। तीसरा जो मैंने इसमें जो टॉपिक लिया क्या कि वर्तमान समय में चीन और भारत के संबंध कैसे हैं। वो वर्तमान में अभी जो क्या नाम है आपने देखा था 2021 के अंदर,
जो भी फ़िलहाल में जो संघर्ष हुआ था वो भी एक तरीके से नकारात्मक संबंध था। तो लेकिन अभी जो हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं ये हम सकारात्मक संबंध पढ़ रहे हैं, चीन और भारत के अच्छे संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि मैंने अलग अलग करके दोनों चीज़ को बताया है। तो अभी फ़िलहाल हम वो वाला यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे 2021 वाला। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि वर्तमान में इनके जो संबंध थे सकारात्मक वो कैसे थे। तो 1981 में क्या हुआ, सीमा विवाद को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला, राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा हुआ। अच्छा, पहले एक करके समझते इसको। पहला क्या है, पहला ये है कि 1981 में क्या हुआ कि सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच में क्या हुआ कि इनके बीच में लेकर विवाद हुआ करता था कि सीमा को लेकर कि कितनी सीमा हमारी है और कितनी सीमा हमारी है। चीन कहता था कि कुछ सीमा जो है वो हमारे हिसाब से है कुछ, और भारत की तरफ से ये था कि ये सीमा हमारी है। अब ये सीमा कौन कौन से सीमा है, इसके ऊपर क्या है कि सिक्किम का कुछ एरिया है, कुछ एरिया जो है लद्दाख का है, कुछ जो है वो अक्साई चीन है। इन सब एरिया पर जो है इनकी सीमा पर विवाद दोनों के बीच में बना हुआ रहता है। तो इन विवाद को ख़त्म करने के लिए क्या हुआ, वार्ता यानी कि बैठक बुलाई ताकि बातचीत कर सके और जो संघर्ष है उसको रोका जा सके और जो समस्या है उसको ख़त्म किया जा सके। इसलिए श्रृंखला बुलाई गई, किस चीज़ की, बैठकों की, वार्ताओं की श्रृंखला बुलाई गई, मतलब बातचीत की, लगातार बातचीत की, इसका मतलब है कि श्रृंखला बुलाई गई। तो ये भी क्या था, एक अच्छे संबंध का एक एग्जाम्पल है। 1981 में जब सीमा विवाद को दूर करने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया। दूसरी बात क्या कि वर्तमान में क्या हुआ कि राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा किया गया। कब किया गया, 1988 के अंदर। 1988 में दिसंबर में जब राजीव गांधी चीन का दौरा किया तो इनका जाने का उद्देश्य क्या था, क्यों गए थे ये, अपने संबंध को सुधारने गए थे। क्या था, भारत चीन संबंध को सुधारने गए थे। अब सुधारेंगे क्यों, क्योंकि बिगड़ गए थे। किस बात को लेकर, सीमा विवाद को लेकर। भारत और चीन के बीच में लेकर खासकर यही विवाद है कि सीमा विवाद ही सबसे बड़ा मुद्दा है दोनों के बीच के जो नकारात्मक संबंध है इसको लेकर, जो कि हम नकारात्मक संबंध जब पढ़ेंगे भारत और चीन के तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्या था, भारत चीन के संबंध को सुधारने की वजह से ये चीन गए थे राजीव गांधी दौरा करने। और क्या हुआ, दूसरी चीज़ क्या, टकराव टालने और सीमा पर शांति और स्थायित्व बनाए रखने के उपाय की शुरुआत करने के लिए गए थे। कौन, राजीव गांधी। कहाँ पर गए थे, चीन गए थे, ताकि जो टकराव है वो टाला जा सके, सीमा पर जो शांति है वो बनाई जा सके, स्थायित्व यानी कि जो स्थिति है उसको ठीक रखा जाए। इस चीज़ के उपाय कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, इसलिए राजीव गांधी इन चीज़ों के लिए गए थे चीन का दौरा करने के लिए 1988 के दिसंबर में। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी, दो चीज़ें। इसके बाद जब ये गए तो इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ, तो परिणाम भी क्या हुआ, हम यहाँ सकारात्मक चीज़ें पढ़ रहे हैं यानी कि पॉजिटिव चीज़ें पढ़ रहे हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हैं, दोनों के बीच के संबंध जो है वो अच्छे संबंध थे उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी प्रभाव जो पड़ा है वो भी क्या था, अच्छा प्रभाव पड़ा, अपना अच्छा प्रभाव देखने को मिला। पहला तो क्या है, सीमा पर 4 पोस्ट खोले गए, यानी कि जब इनकी वार्ताओं की श्रृंखला हुई, इन्होंने जब बातचीत की तो सीमाओं पर 4 पोस्ट खोले। इससे हुआ क्या, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो सके। इसी वजह से क्या करा कि संस्कृति जो है दोनों देशों की वो आदान प्रदान हो सके, इसलिए क्या हुआ, सीमा के ऊपर 4 पोस्ट खोले गए। दूसरी चीज़ क्या कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग हो दोनों देशों का, इसीलिए क्या करा गया, सीमा पर 4 पोस्ट खोले गए। तीसरा क्या प्रभाव पड़ा कि व्यापार के लिए, यानी कि जो 4 पोस्ट जब खोलेंगे, पोस्ट के थ्रू क्या होगा, व्यापार में भी वृद्धि होगी, व्यापार भी बढ़ेगा, तो दोनों देशों के बीच में संबंध और भी अच्छे होंगे। ये तो पढ़ी हमने 2 चीज़ें, क्या कि पहला 1981 में वार्ताओं की श्रृंखला बैठाई सीमा विवाद को लेकर, उसको सुलझाने के लिए। दूसरा राजीव गांधी के दौरे के बारे में पढ़ा हमने। तीसरा क्या जानना है हमको, व्यापार में वृद्धि, भारत और चीन के बीच में जो सकारात्मक संबंध वर्तमान में, उसमें हमको व्यापार में वृद्धि को भी जानना है कि दोनों के देशों के बीच में क्या हुआ है, व्यापार को लेकर, व्यापार के मामले में वृद्धि हुई है। 1991 में भारत और चीन के बीच व्यापार जो था वो 30% सालाना की दर से बढ़ा, यानी कि 1999 के अंदर, मैंने शायद कुछ और बोला, अभी क्या है 1999 में क्या हुआ, भारत और चीन के बीच में व्यापार जो था वो बढ़ गया। कितना बढ़ा, 30% सालाना की दर से, मतलब हर साल 30% इनका व्यापार बढ़ रहा था। तो 1992 में क्या हुआ, भारत चीन के बीच 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। द्विपक्षीय मतलब दोनों तरफ से जो जितना व्यापार हुआ उसका टोटल अमाउंट कितना था, वो था 33 करोड़ 80 लाख डॉलर। तो ये क्या हुआ, एक पॉजिटिव रिजल्ट है, यानी कि ये सकारात्मक संबंध को दिखाता है कि व्यापार में वृद्धि हुई, दोनों देश आपस में मिले। और क्या हुआ, जो ये जो व्यापार था
कब था ये? 1992 में। अब ये बढ़ गया, कब तक बढ़ गया? 2006 तक बढ़ गया। और कितना बढ़ गया? 18 अरब डॉलर हो गया। कितना था पहले? 33 करोड़ 80 लाख डॉलर था, अब हो गया 18 अरब डॉलर। तो ये क्या हुआ? व्यापार में भी वृद्धि हुई दोनों देशों के बीच में। तो ये भी दोनों देशों के बीच की जो वर्तमान के समय में जो अच्छे संबंध यानी कि उसके सकारात्मक संबंध को दिखाता है कि इनके दोनों के बीच में क्या हुआ? व्यापार में वृद्धि हुई। लास्ट चीज़ क्या है? वर्तमान में जो इनके सकारात्मक संबंध है वो लास्ट की वो कौन सी चीज़ है? तो ऐसे मामले पर इन्होंने सहयोग करने पर राजी हुए हैं। कौन दोनों? भारत और चीन। कौन से मामले पर राजी हुए हैं? जिसमें दोनों देशों के बीच मतभेद पैदा हो सके। मतलब इन्होंने पहले देख लिया कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर कि भारत और चीन आपस में लड़ सकते हैं, उनके बीच में आपस में मतभेद हो सकते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने क्या करा? ये फैसला लिया कि इन मामलों पर आपस में सहयोग करेंगे ताकि आपस में कोई भी मतभेद ना बन सके। एग्जाम्पल इसका एक दिया हुआ है यहाँ पर। एक एग्जाम्पल क्या है कि विदेशों से ऊर्जा सौदा हासिल करने का मामला, यानी कि ऊर्जा यानी कि जो परमाणु हथियार जो खरीदे जाते हैं या और भी ऊर्जा सौदा किया जाता है, इसके मामले में दोनों के बीच में क्या हुआ है? इस चीज़ का मसला है कि दोनों ने सहमति ये बनाई है कि कोई भी जो देश है वो कितना खरीद सकता है, कितना नहीं खरीद सकता, ये चीज़ है। अब इसके डिटेल में हमको उतना नहीं जाना है, बस खाली ये समझना है कि जो विदेशों से जो ऊर्जा खरीदनी है, इन दोनों के बीच में कुछ अपनी संधियाँ हुई है, जिसके समझौता हुआ है, जिसमें ये तय किया गया है कि कौन कितना ऊर्जा सौदा करेगा, कितना नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थे भारत और चीन के जो सकारात्मक संबंध हैं वो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको भारत और चीन के नकारात्मक संबंध के साथ। ठीक है।